नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, यदि आप हिंदी भाषा प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल उदयाचलम संस्थान को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें। हमारा चैनल उदयाचलम संस्थान हिंदी और संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए समर्पित है। तो हिंदी को प्रारंभिक स्तर पर हम लोग देखें तो शुरुआत होती है भाषा से। भाषा कहा जाता है कि भाषा पहले इसका स्वरूप क्या है, तो भाषा का ये स्वरूप है। भाषा जो शब्द है यह भाष धातु में अंग और टाप दो प्रत्यय लगाने से बना है। तो भाष प्लस अंग प्लस टाप मिलाकर बना है भाषा। अब कहा जाए कि भाषा की परिभाषा क्या होगी या फिर भाषा क्या है, यह प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर है कि अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो ये एक लाइन में बंधी बधाई भाषा की परिभाषा हो गई। अब प्रश्न उठता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो प्रारंभिक स्तर पर देखा जाए तो भाषा के 4 प्रकार या 4 भेद होते हैं। तो पहला भेद है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा और चौथा हो जाएगा राजभाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक का अभिप्राय है मुख से बोलना। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात किसी को समझाते हैं या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तब उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसको कहेंगे, तो जब हम लिख कर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं या समझाते हैं उसे, तब उसको लिखित भाषा कहा जाएगा। जैसे घर का समाचार इत्यादि बताने के लिए हम कोई हमारा अपना जब दूर रह रहा है तो हम चिट्ठी के माध्यम से उसे सारी सूचनाएं घर की देते हैं। तो जब वह पढ़ता है चिट्ठी तो समझ जाता है कि घर में सब ठीक है। जैसे अब लिखित भाषा लिखकर ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे वह लेख लिखता है। तो लेख लिखता है, लेख में क्या लिखा है, क्या उसकी विषय वस्तु है इत्यादि, जब हम लोग उसके लेख को पढ़ेंगे या निबंध को पढ़ेंगे तब उससे पता चलेगा। सांकेतिक भाषा, तो जब हम संकेतों से अपनी बात किसी को समझाते हैं तब उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैच में आप लोगों ने देखा होगा, जो रेफरी है जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तब उसके लिए वह मुख से नहीं बोलता, इस प्रकार उंगली खड़ी करता है। तो इस प्रकार उंगली दिखाने का अभिप्राय है कि जो रेफरी है वह कह रहा है कि यह खिलाड़ी आउट हो चुका है। ऐसे ही कोई बाल व्हाइट हो गई है तो उसके लिए भी वह हाथ उठाकर संकेत देता है। जब खिलाड़ी चौका मारता है तो वह संकेत देता है, संकेत से पता चलता है। तो इस प्रकार जब हम संकेतों से अपनी बात किसी को समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राजभाषा क्या है। तो जब किसी देश में जो उसके नागरिक होते हैं, जो उसकी जनता होती है, बहुत ही व्यापक स्तर पर किसी एक ही भाषा को प्रयोग करती है, उसे अच्छे से पढ़ लेती है, समझ लेती है, बोल लेती है, तब वहाँ पर कहा जाता है कि इस देश की जो राजभाषा है यह राजभाषा है। जैसे हमारे भारत में देखा जाए तो हमारे भारत में जितने भी उत्तरी क्षेत्र के राज्य हैं, 7-8 जो उत्तरी क्षेत्र के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ व्यापक स्तर पर जो लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं, समझते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। तो राजभाषा होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की किसी राष्ट्र की जनता जो है एक ही भाषा को व्यापक स्तर पर बोल रही हो, पढ़ रही हो, समझ रही हो। और दूसरी बात यह है कि उस देश का जो राजकाज है उसी भाषा में होना चाहिए। जैसे हमारे भारत की राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में यहाँ की जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, उसे बोलती है, उसको लिख भी लेती है अच्छे से और समझ भी लेती है। इसीलिए हमारे भारत में हिंदी को राजभाषा का या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। तो 14 सितंबर 1949 को इसको वैधानिक स्तर पर राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
अब भाषा के पश्चात हम लोगों को बोली भी सुनने को मिलती है। तो इसका अभिप्राय है कि भाषा का ही एक रूप बोली होती है। भाषा और बोली में अंतर हुआ करता है। अंतर क्या है? देखिए, भाषा जब किसी क्षेत्र में, किसी राष्ट्र में कोई भी भाषा व्यापक स्तर पर, अर्थात बहुत सारे लोग किसी एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, तब उसको भाषा कहा जाता है। ठीक है। और भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है वह बोली कहलाता है। क्षेत्रीय रूप का अभिप्राय है कि जैसे कोई बोली जो है एक ही किसी एक जिले तक सीमित हो, या एक दो तीन गांव तक सीमित हो, तो यहाँ उस बोली के, भाषा के उस रूप का जो प्रयोग हो रहा है वह छोटे सीमित स्तर पर हो रहा है, इसलिए उसको बोली कहा जाता है। जैसे भाषा देखिए, हिंदी, हिंदी क्या हो गई? ये भाषा हो गई। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं और प्रायः हर राष्ट्र की अपनी अपनी भाषा हुआ करती है। तो उसकी व्यापकता को, कि अर्थात उस जो भाषा है उसको राष्ट्र में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लगभग सारे लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब इस आधार पर जो वहाँ की सरकारें होती हैं उसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे देती हैं। जैसे हिंदी हो गई, अपने यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, पंजाबी हो गई। दक्षिण भारत में देखिए तमिल बोली जाती, तमिलनाडु राज्य में, पूरे तमिलनाडु राज्य में आपको तमिल भाषा सुनने को मिलेगी। हिंदी पूरे उत्तर भारत में, बोली जाती है। पंजाबी पंजाब राज्य में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में मराठी बोली जाती है। मराठी एक भाषा है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य, पूरे महाराष्ट्र राज्य में आपको मराठी भाषा बोलने वाले लोग दिख जाएंगे। इसी प्रकार केरल में, पूरे केरल राज्य में आपको मलयालम भाषा सुनने को मिल जाएगी। अब विश्व में देखें तो अमेरिका में देखिए, अमेरिका में आपको अंग्रेजी मिलेगी। रूस देश में आपको रूसी भाषा देखने को मिलेगी, वहाँ लोग रूसी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फ्रांस में फ्रेंच भाषा आपको मिलेगी। तो संसार में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, और जिस भी भाषा को लोग व्यापक स्तर, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग उसका प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, वहाँ उसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। बोली भाषा का ही एक रूप होता है, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी जिले विशेष में वहीं तक सीमित होता है, इसलिए उसको बोली कहते हैं। जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब बोलियां हैं। ऐसे बहुत सारी बोलियां हैं जो आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुनने को मिल जाती हैं। तो कुल मिला के भाषा का जो स्वरूप होता है, जो इसका विस्तार होता है, बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर होता है। और बोली क्षेत्रीय रूप होता है, अर्थात एक क्षेत्र विशेष में, एक जिले विशेष में, एक प्रदेश के किसी कोने विशेष में यह सीमित होती है। चलिए अब पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या है? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। भाषा जैसे देखिए हिंदी, हिंदी भाषा है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। जैसे पंजाबी, पंजाबी भाषा है, इसकी लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी के चिन्हों में, लिपि चिन्हों में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। जैसे यहाँ देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी एक भाषा है, इसकी लिपि है रोमन। फ्रेंच एक भाषा है, इसकी लिपि है रोमन। इसी प्रकार भाषा और लिपि को समझा जाता है। लिपि
भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और भाषा अलग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए और दूसरों की बात समझने के लिए। चलिए, भाषा कैसे समझी जाती है, इसमें इसकी शुद्धि अशुद्धि के विषय में व्याकरण हुआ करता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण हुआ करता है। जैसे हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है, पंजाबी का अपना व्याकरण हुआ करता है, अंग्रेजी भाषा का अपना व्याकरण है, ऐसे ही फ्रेंच भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो व्याकरण की परिभाषा इसी आधार पर बनी है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो जिस शास्त्र के माध्यम से हमें किसी भाषा की शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान होता है, उसको व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के अंग की दृष्टि से देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वर्ण विचार में कहा जाता है कि भाषा की मूल इकाई, अब मूल इकाई क्या है, भाषा की मूल इकाई होते हैं वर्ण अथवा अक्षर, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो भाषा की मूल इकाई वर्ण या अक्षर के समुचित प्रयोग की जानकारी जिसके माध्यम से होती है, व्याकरण के उस अंग को वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण विचार जैसे क, ख, अ, ग, आ, ये सब वर्ण विचार के अंतर्गत आएंगे। अब शब्द विचार किसको कहते हैं, तो वर्णों के उचित मेल से शब्द रचना कैसे की जाती है, इस बात को जिसके माध्यम से समझाया जाता है, व्याकरण के उस अंग को शब्द विचार कहा जाता है। जैसे हमने ले लिया राम। राम एक शब्द है, राम इस शब्द से किसी के नाम का बोध होता है। ठीक है, अब यह शब्द बना कैसे है, तो हमने लिखा र में हलंत इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ मात्रा लगी हुई है। जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। तो र में देखिए आ की मात्रा लगी है, तो र लिख के हलंत लगा देंगे और प्लस लिख देंगे, आ को अलग लिख देंगे। र व्यंजन वर्ण है और आ इसमें जो मात्रा लगी थी यह स्वर वर्ण है। फिर म है तो म को लिख दिया और म के नीचे हलंत लगा दिया। अब म में अ की मात्रा छिपी हुई है, तो इसको निकाल कर बाहर कर देंगे। इनके मेल से, इन 4 वर्णों के 2 स्वरों और 2 व्यंजन वर्णों के मेल से देखिए राम शब्द बना है। तो शब्द व्याकरण का जो दूसरा अंग है शब्द विचार, इसमें इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। अब वाक्य देखिए, वाक्य क्या है, तो शब्दों के उचित मेल से वाक्य बना करते हैं। वाक्य रचना किससे होती है, शब्दों के मेल से। शब्द की रचना किससे होती है, वर्णों या अक्षरों के मेल से। तो अक्षरों से, कई अक्षरों या वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे देखिए, माता भोजन पकाती हैं, माता भोजन पकाती हैं, ये वाक्य है। यहाँ माता अलग शब्द है, भोजन अलग शब्द है, पकाती हैं अलग शब्द है। तो इस वाक्य में पूरे देखिए शब्द कितने हैं, 3 शब्द हैं। माता भोजन पकाती हैं, इन तीनों शब्दों के मेल से यह वाक्य बना है जो सार्थक है। क्या जानकारी देता है कि माता भोजन पकाने का कार्य कर रही हैं। तो इस कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा शब्द जो है वह भाष धातु में अंग और टाप 2 प्रत्यय लगकर बना है। भाषा के भेद या भाषा के प्रकार के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा और चौथे भेद में हम लोगों ने पढ़ा कि राजभाषा होती है। मौखिक भाषा में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम अपनी बात मुख से बोलकर और किसी दूसरे की बात सुनकर जब समझते हैं तब उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जब हम अपनी बात लिखकर या किसी दूसरे की बात, लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं तब उसको लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, और जब संकेतों द्वारा हम अपनी बात किसी दूसरे के लिए
समझाने का प्रयास करते हैं, दूसरे के संकेतों को देखकर समझते हैं, तब उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। और राजभाषा जब किसी देश में जो उसके नागरिक होते हैं, देश के नागरिक होते हैं, व्यापक स्तर पर किसी एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसको अच्छे से लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब जो वहाँ की सरकार होती है उसे राजभाषा का दर्जा देती है। राजभाषा कहने का अभिप्राय है कि उस देश का जो राजकाज है उस भाषा में हुआ करता है, उसके जो संदेश इत्यादि होते हैं, उसकी जो सूचनाएं होती हैं, नियम इत्यादि जो होते हैं, उसी भाषा में निकलते हैं, अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं। तो भाषा के प्रकार, भाषा का निर्वचन, व्याकरण, लिपि इत्यादि के विषय में पढ़ा, बाकी चीज़ें अब दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।